नमस्कार, मैं अर्पिता माथुर दूरदर्शन राजस्थान के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है स्लिप डिस्क और साइटिका। क्या आपको पता है कि हमारे मानव शरीर की जो है सबसे जो स्ट्रक्चर बोन होती है, मेन जो बोन होती है वो कौन सी बोन होती है? वो होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में ही कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है तो हमारी दैनिक गतिविधियों में भी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि हमारा चलना दुभार हो जाता है और हमारा बैठना उठना और साथ ही झुकना, सामान उठाना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी किसी कमर दर्द की समस्या से पीड़ित हैं और उसे अपनी साधारण कमर दर्द की समस्या समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा और हमारा ये एपिसोड आपके लिए ही रहेगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कमर दर्द की उसी समस्या के बारे में जिसे आप साधारण समझ रहे हैं। वो हो सकती है स्लिप डिस्क। इसी पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। हम आपका उनसे एक बार स्वागत करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित शर्मा, जो कि है MS ऑर्थोपेडिक फ्रॉम एम्स, फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी फ्रॉम सिंगापुर और साथ ही चीफ ऑफ स्पाइन सर्जरी जीवन रेखा क्रिटिकल केयर एंड ट्रॉमा सेंटर जयपुर से। सर, एक बार आपका स्वागत है दूरदर्शन स्टूडियो में। आपसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन दर्शकों से हमेशा की तरह मेरा निवेदन रहता है, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है, अगर इस रोग से संबंधित यानी स्लिप डिस्क या कमर दर्द से संबंधित आपके कोई भी सवाल है तो हमारे सर से आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि आज 10 फरवरी है, यानी 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार की तरफ से 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनको संक्रमण मुक्त बनाने के लिए, उनके कुपोषण मुक्त बनाने के लिए, उनके शारीरिक विकास में बाधा बनने वाले जो कृमि है उनको रोकने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। और 2 बार ये साल में मनाया जाता है, एक 10 फरवरी को और एक अगस्त में मनाया जाता है। तो हमारा जो पेरेंट्स हैं या हमें जो देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, साफ सफाई का उनका ध्यान रखिए, अच्छे से उनको साफ सुथरा रखिए, तो इस संक्रमण से आप भी मुक्त हो सकते हैं। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, क्योंकि सर स्लिप डिस्क की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत कॉमन डिजीज आज के समय में पाई जाती है। नॉर्मल अगर कमर दर्द मानते हैं इसे, या स्लिप डिस्क भी कह सकते हैं। क्या है ये स्लिप डिस्क? क्योंकि हमें साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहें, व्हाट इज स्लिप डिस्क सर, और इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? थैंक यू अर्पिता जी। देखिए, स्लिप डिस्क, कमर दर्द दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिसे हम वर्टिब्रल बॉडीज़ बोलते हैं। उनके बीच में जॉइंट्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। एक ये आगे की तरफ जिससे गद्दीनुमा चीज़ होती है, जिसे डिस्क बोलते हैं। दूसरे 2 छोटे जॉइंट पीछ की तरफ होते हैं जिन्हें हम फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं। इनके कंबाइंड मूवमेंट की वजह से अपनी कमर में मूवमेंट रहता है, जिससे अपन आगे झुक पाते हैं, मुड़ पाते हैं, घूम पाते हैं, उसकी वजह से। अब होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है ये गद्दीनुमा स्ट्रक्चर है और ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है। अब इसकी जो संरचना को अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसके बाहर की तरफ एक होल होता है जिसे हम एन्युलस कहते हैं, और इसके अंदर की तरफ एक ये मटेरियल भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगर ये एन्युलस किसी भी कारण से फट जाता है, इसमें टीयर्स डेवलप हो जाते हैं, तो अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से ये न्यूक्लियस निकल के बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है तो पीछे से यहाँ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से अपने पूरे हाथ पैरों को कनेक्ट कर रही होती हैं। उन नर्व्स की ब्रांचेस के ऊपर ये प्रेशर डालता है। जब ये डिस्क इस नर्व की ब्रांच के ऊपर प्रेशर डालती है तो उस नर्व से रिलेटेड एरिया में मरीज को असहनीय दर्द, सूनापन, कमजोरी की शिकायत आती है, जिसे शियाटिका कहते हैं, जैसा कि जिसे हम शियाटिका कहते हैं। तो शियाटिका का ओरिजिन, बेसिकली टर्म का जो ओरिजिन है वो है शियाटिक नर्व से। तो जो अपने पैर में जो 2 मेजर नर्व्स होती हैं उनमें से एक नर्व है शियाटिक नर्व। और जो ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, इसका जो कॉमनेस्ट लेवल है वो है ये लास्ट के 2 लेवल, जिनको हम L4-5 और L5-S1 बोलते हैं। तो बिकॉज इन जॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है अपनी रीढ़ की हड्डी, और पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरे शरीर का वजन एक्चुअली इन्हीं दोनों जॉइंट्स के ऊपर आता है। तो इस वजह से यहाँ पे डिस्क हर्निएशन सबसे कॉमन है। और जब ये नर्व्स यहाँ से L5 या S1 नर्व जब दबती है तो एक्चुअली शियाटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन होता है, जिसे अधिकतर लोग शियाटिका बोलते हैं। ओके सर, शियाटिका के बारे में बताया, स्लिप डिस्क भी आपने बताया, लाइव आपने बताया इसके बारे में, लेकिन इसके पीछे रीज़न, फैक्टर्स क्या हो सकता है? क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं, माना जाता था ये उम्र संबंधी बीमारी कही जाती थी पहले के टाइम पे, 40 से 50 साल की उम्र में ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि अगर भारत के हम आंकड़े देखते हैं तो कम से कम 20 से 30% जो बीमारी है ये स्लिप डिस्क की, वो यूथ में ज़्यादा है। तो उसके पीछे कारण क्या है सर?
इसमें दो चीज़ें हैं अर्पिता जी। एक तो हम लोग बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक्चुअली सिंपल कमर दर्द है, लेकिन वो अपनी एमआरआई करा लेते हैं और एमआरआई में उनके कहीं ना कहीं स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस बन जाता है और उसके बाद वो अपने आप को लेबल कर लेते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए कि मैं एक स्लिप डिस्क का मरीज़ हूँ, मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए मैं एक तरीके से अपंग हो गया हूँ। तो पहली चीज़ हमारी समझने की ये है कि बैक पेन को हम स्लिप डिस्क या सियाटिका से मिक्स नहीं करें। बैक पेन जुकाम के बाद होने वाली सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए है। ऑलमोस्ट हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी कमर दर्द को महसूस करता है। तो हर कमर दर्द का मरीज सियाटिका का मरीज नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी वो ये है कि क्या इसमें लाइफस्टाइल का रोल है। डेफिनेटली कमर दर्द, सियाटिका, डिस्क प्रॉब्लम्स, इनमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। हम कह सकते हैं कि जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कम करते जा रहे हैं, एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं, जिसमें अधिकतर मरीज अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, फ़िज़िकल काम करना बहुत कम हो गया है। इन सब चीज़ों से जो रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां हैं उनकी जो टोन है, उनका जो तनाव है वो कम होता जाता है, जिससे जो पूरा का पूरा लोड आता है वो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स पे आना स्टार्ट होता है। मसल्स उस लोड को शेयर करना बंद कर देती हैं। तो मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, पुअर टोन मसल्स की, ये सब मिलकर के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं स्लिप डिस्क और सियाटिका को। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा कारण और फैक्टर हो सकता है स्लिप डिस्क में। और हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है, क्योंकि आप लाइव शो देख रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, कोई सवाल आपके मन में है तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं और स्क्रॉल भी देख सकते हैं आप, वहाँ पर लिखा हुआ होगा हमारा नंबर। एक बार मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, 0141270499, 014127040998 ये हमारा नंबर है, तुरंत कॉल कीजिए। सर, अगला सवाल मेरा स्लिप डिस्क से रिलेटेड ही है, क्योंकि हम इसी पर बात कर रहे हैं सियाटिका और स्लिप डिस्क के बारे में। अगर मुझे स्लिप डिस्क है तो मुझे कौन सी जांच करानी चाहिए ताकि मुझे पता चले कि इस जांच से मुझे स्लिप डिस्क जो है डायग्नोस हो सकता है? जी, तो देखिए अर्पिता जी, जांच का जहाँ तक सवाल है तो पहली चीज़ ये कि हमें विशेषज्ञ से पूछे बिना कोई भी जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि विशेषज्ञ सही समय पर ही जाँच के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी अगर जांच करा लेते हैं तो उसमें भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि अगर हम नॉर्मल 100 लोग जिनको कभी कमर दर्द, स्लिप डिस्क जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही है, एक रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा अगर हम सड़क चलते 100 लोगों की भी एमआरआई कराएंगे तो 100 में से 70 से 80 मरीजों में हमें डिस्क रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम एमआरआई में नज़र आ जाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एमआरआई की फाइंडिंग्स के बेसिस पे हम कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनाते। तो जहाँ तक बात है इन्वेस्टिगेशन कौन सा करना चाहिए, तो डेफिनेटली एमआरआई और एक्सरेज, और कभी कभार सीटी स्कैन की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एमआरआई या एक्सरे की फाइंडिंग्स को हमेशा मरीज के सिम्टम्स के साथ मैच करके ही देखा जाता है। क्योंकि इलाज हमें एक चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है जो हमेशा याद रखनी है कि इलाज मरीज का होना है, इलाज एमआरआई का नहीं होना है। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज़ अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, मैं दर्शकों के उसके लिए बताऊं कि हम लाइफस्टाइल इश्यूज़ की बात कर रहे थे, तो एक बहुत सिंपल चीज़ है जिसको अधिकतर लोग नहीं जानते। आज की तारीख में बहुत सारा अवेयरनेस हम लोगों ने क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग तंबाकू से कैंसर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में अवेयर हैं। लेकिन अधिकतर दर्शकों को ये पता नहीं होगा कि तंबाकू से डिस्क प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तंबाकू के प्रयोग से जो डिस्क के अंदर न्यूट्रिशन या खुराक पहुंच रही है उसकी जो एंड आर्टरीज जिनको हम बोलते हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे खून का दौरा बहुत कम होने की वजह से डिस्क प्रॉब्लम्स, डिस्क हर्निएशन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाती हैं। तो अगर आप में से कोई भी तंबाकू का सेवन कर रहा है तो कृपया करके उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ दें। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि लाइफस्टाइल की हमने बात करी है, तो ये तंबाकू का जो सेवन है बहुत मेन जो रोल है वो प्ले करता है स्लिप डिस्क की समस्या होने में। ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं आम जनता के हिसाब से, अगर मैं पूछूं, कई बार क्या होता है ना, जनता को समस्या पता नहीं होती है, इतने अवेयर नहीं होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं एमआरआई करा लो, फिजियोथेरेपी के पास चले जाओ, या मेडिसिन से भी क्योर हो सकता है। लेकिन डायग्नोस होने के बाद क्या प्रोसेसर है ट्रीटमेंट का और कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये उस आम जनता को, उस मरीज को कैसे पता चलेगा सर?
देखिए मैडम, इसमें जब हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं तो ट्रीटमेंट में कुछ फैक्टर्स रहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है वो ये रहता है कि स्लिप डिस्क कितने समय से है। ओके। दूसरा जो फैक्टर रहता है वो ये रहता है कि जो नर्व स्लिप डिस्क की वजह से दबी है, उस नर्व के अंदर उस दबाव की वजह से क्या प्रभाव आया है। जी। क्या वो नस अपना काम करना छोड़ चुकी है, या वो कमज़ोर हो गई है, या वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इसके अलावा पेशेंट की उम्र, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे क्या उसे और कोई बीमारी और कोई रोग है, वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए हम ट्रीटमेंट का डिसीज़न लेते हैं। लेकिन एक बहुत बेसिक बात है कि स्लिप डिस्क अपने आप में एक, हम इसे कह सकते हैं कि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ओके। सो अगर 100 लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, शियाटिका की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कमर से दर्द चालू होता है और नीचे पैर की तरफ जा रहा है, पैर में सूनापन, झंझनाहट, कमजोरी महसूस हो रही है, पेशेंट से चला नहीं जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, उस कंडीशन में हम पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मरीज को क्लिनिकली देखते हैं। हम उस नर्व से रिलेटेड सारी मसल्स को टेस्ट करते हैं, उस नर्व से रिलेटेड जो स्किन का एरिया है जिसे हम डर्मेटोम बोलते हैं, वहाँ की सेंसेशंस कैसी हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उस चीज़ को एमआरआई से कोरिलेट करते हैं। अगर ये सब ठीक है लेकिन एमआरआई में स्लिप डिस्क है और पेशेंट को 1 से 1.5 महीने से कम समय हुआ है स्लिप डिस्क डेवलप हुए, तो हम इन अधिकतर मरीजों को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं, दवाई, एक्सरसाइजेस और मेडिसिन। उसका कारण यह है कि 85% पेशेंट्स में स्लिप डिस्क समय के साथ नेचुरली सिकुड़ जाती है और जो नर्व के ऊपर प्रेशर है वो धीरे 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 करके कम हो जाता है। सो अधिकतर पेशेंट्स 1.5 से 2 महीने के अंतराल के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। अब इसमें जो सबसे एक कॉमन जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि पेशेंट्स के दिमाग में, एक सोसाइटी के दिमाग में ये आइडिया फिक्स है कि जो पेशेंट बैक पेन का है उसे 1 महीना 1.5 महीना बेड रेस्ट करना चाहिए, और या फिर मैं इसे कहूँ, कई लोग जो टर्म यूज़ करते हैं हार्ड बेड रेस्ट, बेड रेस्ट ऑन हार्ड बेड, तो कई पेशेंट्स हम लोग ऐसे देखते हैं जो 1-1, 1.5 महीने के लिए स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट पे हैं, वो अपना यूरिन स्टूल भी बिस्तर पे कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आज की तारीख में जितना भी हमारे पास साइंटिफिक लिटरेचर है वो इस चीज़ को प्रूव करता है कि 48 आवर्स से ज़्यादा, यानी 2 दिन से ज़्यादा का बेड रेस्ट मरीज को कोई फ़ायदा नहीं देता। इनफैक्ट वो मरीज के लॉन्ग टर्म के आउटकम के हिसाब से हम देखा जाए तो वो मरीज को नुकसान करता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरह से धारणा बना ली गई है, और इससे मिथ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि लोगों में ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है, सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है, और पेशेंट्स या सोसाइटी में एज ए होल मैं बोलूँ तो कि इस चीज़ को लेकर के एक बहुत फिक्स्ड धारणा बनी। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पर कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है सर? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी हाँ जी मैम। जी मैम, अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम हम जम्मू से बोल रहे हैं। जी, सवाल क्या है आपका? मैम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। सवाल कीजिए जी। मैम वो एक्चुअली जब भी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ उतरती हूँ कमर में बहुत पेन रहता है, और जब भी बट्टा वगैरह उठाऊँ तब भी बहुत पेन रहता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द रहता है, तो ये पूछ रही हैं कि स्लिप डिस्क हो सकता है और क्या कुछ कारण है? नहीं, अगर ये सिर्फ कमर में दर्द है तो हम इसे स्लिप डिस्क नहीं बोलेंगे, हम इसे सिर्फ लो बैक पेन की क्राइटेरिया में रखेंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल में हम एक्चुअली सिर्फ सिम्टम्स सुन करके नहीं बता पाएंगे, बट डेफिनेटली ये स्लिप डिस्क के सिम्टम्स नहीं है। जो स्लिप डिस्क के क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं वो कमर से दर्द शुरू होकर के नीचे पैर में दर्द जाना, एक या दोनों पैरों में, और पैर के उस हिस्से में सूनापन, झंझनाहट आना और चलने में दिक्कत होना, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं स्लिप डिस्क के जो हम बिल्कुल। लेकिन अगर जैसा कि कॉलर का सवाल है, क्योंकि उनकी कमर में दर्द रहता है, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी आप उन्हें बता दीजिए ताकि वो उनको अपने सवाल का जवाब ज़रूर से मिल जाए।
डेफिनेटली एक तो जो सिंपलेस्ट चीज़ें हैं, वेट कंट्रोल, पेशेंट अपना वजन कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइजेज रेगुलरली करें, वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग। इसके अलावा कमर के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के सेट्स होते हैं जिनमें एक्चुअली अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, बट उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सो वो हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद ही हम पेशेंट को गाइड कर पाएंगे कि उसे कौन से सेट ऑफ एक्सरसाइजेज से रिलीफ होने की ज़्यादा उम्मीद है। कॉलर से पहले अपन बात कर रहे थे, धारणाओं पर बात कर रहे थे, कुछ मिथ पे भी बात कर रहे थे। जैसे कई बार क्या लोगों में ये धारणा बन जाती है कि जब सर्जरी हो जाती है और बहुत जटिल ये ऑपरेशन होता है, लेकिन उसके बाद जो है जो पेशेंट होता है वो चलना फिरने में उसका दुश्वार हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो इस बात में कितनी सत्यता है सर? अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा, जिस तरीके से ये बेड रेस्ट का मिथ बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से सोसाइटी में फैला हुआ है, उसी तरीके से स्पाइन सर्जरी को लेकर के एक डर की स्थिति सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। जबकि पिछले 25-30 सालों के अंदर स्पाइन के अंदर जो डायग्नोस्टिक इम्प्रूवमेंट हुए हैं, एमआरआई वगैरह के, एमआरआई की जो एक्यूरेसीज बढ़ी हैं, जो इमेज क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, साथ में जो ऑपरेशंस की टेक्निक्स में इतने डेवलपमेंट्स आए हैं, उसके बाद आज की तारीख में स्पाइन सर्जरी किसी भी अन्य सर्जरी के समान ही नॉर्मल सर्जरी बन गई है। और अगर मैं सिंपल स्लिप डिस्क की सर्जरी की बात करूं तो इस सर्जरी में आज की तारीख में मरीज को मुश्किल से 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे के बाद मरीज स्वयं खड़ा होकर के चल सकता है। मतलब ये पूरी तरह से धारणा जो बना रखी है वो गलत है स्लिप डिस्क के प्रति, जो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि एक्चुअली डेवलपमेंट इतना हो गया है अब, और आजकल हम इसे की होल सर्जरीज कहते हैं। हम लोग एंडोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स ये सब यूज़ करके बहुत छोटे चीरे से इन चीज़ों का ऑपरेशन हो जाता है। मुश्किल से आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 सेंटीमीटर का चीरा आता है, 1 इंच से भी कम। और पेशेंट्स, जैसा मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 घंटे के बाद हम मरीज को बोलते हैं भाई आप खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल आप चल सकते हैं, बिल्कुल आप घूम सकते हैं, और अगले दिन या सेम डे इवनिंग में भी मरीज की छुट्टी भी की जा सकती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को लेकर के पेशेंट को डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑपरेशन की आवश्यकता, जैसे मैंने बताया, स्लिप डिस्क के किसी भी मरीज को या ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिर्फ 15% मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल पूछिए। मेरा नाम जगबीर है जी, मैं जिला जी हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी, सवाल क्या है सर आपका? मेरा स्लिप डिस्क की समस्या है जी। सर एक बार सवाल अपना थोड़ा सा डिटेल में पूछो और आपका नाम एक बार क्लियर बताइए सर। मेरा नाम जगबीर है। जी सर, सवाल एक बार डिटेल में पूछिए सर, विस्तार से पूछिए। स्लिप डिस्क की दिक्कत है सर। क्यों, क्या समस्या क्या आ रही है रघुवीर जी आपको? मेरा जी पाँव में दिक्कत है, कमर से लेकर के पिंडी लग दर्द हुआ है जी, जी। एक पैर में है या दोनों पैर में है? एक पैर में है सर। कितने समय से हो रहा है ये जी? वो तो जी 5-6 महीने हो गए सर। तो सर अब इस स्थिति में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपको बेसिकली आपकी एमआरआई देखे बिना कुछ भी कमेंट नहीं किया जा सकता। आपको क्लिनिकली फिजिकली देखना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब इस चीज़ की संभावना काफ़ी अधिक है कि हो सकता है आपको ऑपरेशन की आवश्यकता हो। अच्छा जी। आपने डॉक्टर को दिखाया है और क्या कुछ आपकी जो रिपोर्ट्स कहती हैं, कौन सी L4 या L5 कौन से में आपको समस्या ज़्यादा हो रही है? L4 L5 का समस्या बताओ डॉक्टर जी। L4 और L5 में बताई है जो कॉमनेस, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, L4 L5 कॉमनेस लेवल है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जैसे अगर जो भी पेशेंट्स हैं जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, 1.5 से 2 महीने के बाद उन पेशेंट्स को ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ओके, तो मतलब ऑपरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस शो को दोबारा देख सकते हैं। और सर अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि हम अभी वापस धारणाओं पर बात कर रहे थे। कुछ धारणाएं ऐसी भी होती हैं कि कुछ लोग जो है बेल्ट लगा के काम चला लेते हैं। वो तो सोचते हैं साधारण सा कमर दर्द है, बेल्ट बांधी और चलो हो गया। और साथ ही ये भी सोचते हैं कि हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी नहीं है, बेल्ट से डाली और चलो काम करते हैं, सीधे सीधे चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो ये सब इन चीज़ों के पीछे भी कोई सत्यता है? क्या है सर ये सब? अगेन मैडम, ये भी मिथ्स हैं। ओके।
जहाँ तक कमर दर्द में बेल्ट के रोल का सवाल है या साइटिका में बेल्ट के रोल का सवाल है, तो हम लोग बेल्ट को प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसका एक बहुत स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है। क्योंकि बेल्ट एक्चुअली क्या करती है कि बेल्ट आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियाँ, एब्डोमिनल मसल्स जो हैं या पैरास्पाइनल मसल्स जो हैं, उनको बाहर से सपोर्ट देती है। Okay. और जब वो बाहर से सपोर्टेड रहती हैं तो मसल्स काम नहीं करती, मसल्स काम नहीं करती तो मसल्स वीक होती जाती हैं। Okay. तो विद टाइम अगर हम बेल्ट का यूज़ बहुत लंबे समय तक करेंगे तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान देना स्टार्ट कर देगा। Okay. एक तरीके से ये बोलें कि पेशेंट मतलब को लॉन्ग टर्म के लिए हम बेल्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म पे कर सकते हैं, हाँ वो भी चिकित्सक के परामर्श से कर सकते से। हैं। बिल्कुल सर, अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सर्जरी पर बात करी है, ट्रीटमेंट्स पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये मान सकते हैं कि जो जिनका लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, दर्द का लेवल, तो उनका आखिरी ऑप्शन सर्जरी ही होता है? और किन मरीजों में जो हम देख सकते हैं कि सर्जरी ही आखिरी विकल्प पाया जाता है? तो देखिए, जैसा मैंने बताया था, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नर्व दबी है वो किस तरीके से काम कर रही है। ओके। तो जो एकमात्र इमरजेंसी इंडिकेशन है सर्जरी की, जहां हम सेम डे ऑपरेशन करते हैं, वो स्लिप डिस्क या शियाटिका में एक रहता है, जब कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम, यानी जब डिस्क जो निकल के आ रही है वो S2, S3, S4 नर्व्स को भी दबा दे और जिससे मलमूत्र का नियंत्रण खत्म हो जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो हम उस मरीज को इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। ओके। इसके अलावा अगर मरीज की जो नर्व्स, जैसे मैंने बताया L4, L5 या S1 जो भी नर्व उसकी दब रही है, अगर वो नर्व में पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हम उसे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। या फिर मरीज को 1.5 महीना के आसपास समय निकल चुका हो और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसमें एक्सरसाइजेस, मेडिसिन शामिल हैं, उससे मरीज को लाभ नहीं हो रहा हो, तो हम ऑपरेशन के लिए राय देते हैं। ओके। और ये सारे के सारे मरीज मात्र 15% होते हैं। ओके, मतलब आप पहले पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद बहुत लास्ट ऑप्शन होता है, बहुत ठीक है सर। लेकिन अगली तरफ अगर हम सोचते हैं, क्योंकि आज के समय में मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस आ गया है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें इन मेडिकल टर्म, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है आज के समय में जो स्लिप डिस्क की समस्या से ग्रसित जो लोग हैं उनका इलाज कर सकती है? कौन से ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं आज के समय में? तो मैडम ऐसा है कि जो स्लिप डिस्क की सर्जरी थी उसमें जो सबसे ज़्यादा डर लोगों को पहले लगता था वो था नर्व डैमेज का, कि ऑपरेशन होगा, नर्व में डैमेज हो जाएगा और उसके बाद हम चलने फिरने के लिए अपंग हो जाएंगे। सो विद टाइम क्या हुआ है कि मेडिकल साइंस ने 2 चीज़ों पे वर्क किया है। एक मैग्निफिकेशन, यानी हम नर्व्स को बहुत बड़ा करके देखते हैं, और दूसरा इल्यूमिनेशन, यानी हम वहाँ पे बहुत अच्छी लाइट प्रोवाइड करते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को करने के लिए हमारे पास 2-3 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें हम एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी ये बोलते हैं। उनकी वजह से हम नर्व्स को बहुत जूम करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख पाते हैं, एक एक बारीक स्ट्रक्चर को हम वहाँ पे अच्छे से आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं। तो उससे किसी भी तरीके के कोलेटरल डैमेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मतलब सर इसके जहाँ तक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते होंगे, प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, हम किसी भी सर्जरी को ये मान करके चलते हैं कि कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रह सकती। किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस के चांस रहते हैं। अगर हम डिस्क सर्जरी की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जो संभव हैं उसमें सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली जो रहती है वो है रीहर्निएशन, यानी दोबारा से डिस्क का खिसक के बाहर आ जाना। अच्छा, दोबारा आ सकती है? हाँ, दोबारा आ सकती है। ये किसी भी सर्जरी के बाद पॉसिबल है और इसके चांसेस जो हमारा साइंटिफिक लिटरेचर बोलता है वो एनीवेयर बिटवीन 3% टू 10% रहता है। ओके, ठीक है, लेकिन जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यूजुअली लेस देन 5% है। ओके सर, आपने इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ। जख्म भरने में दिक्कत आ सकती है, या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम उस समय प्रेसिपिटेट हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हो सकती है, कुछ छोटी मोटी जो हैं वो हो सकते हैं। मेजर कॉम्प्लिकेशंस के चांस लेस देन 1%। ओके, मतलब उसको भी क्योर किया जा सकता है। अगर बात करें सर स्लिप डिस्क की बात करते हैं, शियाटिका भी इसी में होती है, इसी से रिलेटेड होती है, तो शियाटिका और स्लिप डिस्क का जो कनेक्शन होता है क्या होता है? उसके साथ साथ डिस्क बल्ज भी इसी का कुछ पार्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर। सो बेसिकली स्लिप डिस्क जो है, या जिसे हम मेडिकल टर्म में हर्निएशन ऑफ डिस्क बोलते हैं, वो डिस्क वो एक्चुअली डिजीज़ है।
अब वो डिजीज़ जब पैदा होती है तो नर्व रूट दबती है, और नर्व रूट दबने से उस एरिया में पेन महसूस होता है। जैसा मैंने बताया कि बिकॉज ये कमर में कॉमनेस्ट है और L4, L5, L5, S1 में कॉमनेस्ट है, ये तीनों रूट्स जो हैं ये शियाटिक नर्व का पार्ट है। सो जो शियाटिका है वो बेसिकली सिम्टम का नाम है। ओके, वो उसी का सिम्टम्स है स्लिप डिस्क का। और स्लिप डिस्क बेसिकली डिजीज का। एक सर बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा चलन में मैं देख रही हूँ, क्योंकि स्लिप डिस्क की अगर हम बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है और हमारा सब कुछ स्ट्रक्चर इसी पे टिका होता है। एक रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा बैंड हो जाता है, वो काफ़ी कॉमन डिजीज़ देखी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं उसके बारे में अवेयर होते हैं, और बहुत जब सिचुएशन बिगड़ जाती है तब तक पहुँच पाते हैं। वो चीज़ क्या है सर? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये इसके लिए जागरूकता एक्चुअली मरीजों में या सोसाइटी में बहुत कम है। ये जो रीढ़ की हड्डी में जो टेढ़ापन है इसे हम बोलते हैं स्कोलियोसिस या काइफोसिस। ओके। सो स्कोलियोसिस और काइफोसिस जो है, स्कोलियोसिस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो यंग बच्चों को अफेक्ट करती है। अच्छा। इसे हम एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं, जो इसकी कॉमनेस्ट टाइप है। और ये फीमेल्स में, लड़कियों में 10 से 18 साल की उम्र में तेज़ी से ग्रो करता है। सर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। तो जहाँ तक कारण की बात है तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जो अलग अलग कारण हैं स्कोलियोसिस के। जेनेटिक कारण हैं, इसके अलावा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होती हैं जो रीढ़ की हड्डी में जन्म से डिफेक्ट्स होते हैं। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसका मतलब उसका कारण अभी तक साइंस को ज्ञात नहीं है। अच्छा। और वो कॉमनेस्ट है। ओके। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो ये रहती है कि इनको हम जितना जल्दी ट्रीट करेंगे, जितना टेढ़ापन कम है उतना ही ट्रीटमेंट आसान है। अच्छा, मतलब सिचुएशन जब नॉर्मल हो, जब आपके डॉक्टर के पास आना है और परामर्श लेना है। सो जितना शुरुआत में हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना हमारा ट्रीटमेंट सिंपल और अच्छा रहेगा। सर लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि समय की कमी है तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम बात करेंगे। जाने से पहले जो हमारे बेसिक गाइडलाइंस हैं, जो लोग कमर दर्द से ग्रसित हैं या जिन लोगों को स्लिप डिस्क हो रहा है, शियाटिका पेन हो रहा है, उनके बारे में बेसिक गाइडलाइन मैं चाहती हूँ 5 लाइन में आप बताएं। तो पहली चीज़ है लाइफस्टाइल। जैसा अपन ने डिस्कस किया, लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेज, वॉक, इन चीज़ों का ध्यान रखें, वज़न नहीं बढ़ने दें। तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करें। चौथी चीज़ है वो ये है कि अपनी पोस्चर का ध्यान रखें। जैसे जब भी आप बैठ रहे हैं हमेशा स्ट्रेट बैक के साथ बैठें, बहुत ज़्यादा झुक के काम नहीं करें। अगर झुकना है तो घुटना और कूल्हा मोड़ करके झुकें, रादर देन कि कमर आप बेंड करके झुकें। इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखेंगे तो जो रीढ़ की हड्डी की डिस्क की प्रॉब्लम्स की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। बिल्कुल सर, आप दूरदर्शन स्टूडियो में आए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी आपने शेयर की, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और दर्शकों से मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे विशेषज्ञ ने जो भी बातें आपको बताई है उनका अच्छे से ध्यान रखिए, और अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो अपने नियर बाय जो भी आपके पास में डॉक्टर हैं उनसे परामर्श ज़रूर लें और इसे अनदेखा नहीं करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।